नमस्कार, जय जय राजस्थान, खम्मा गणे, राम राम सा। इतिहास के मेरे इस YouTube चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो इस इतिहास के YouTube चैनल के माध्यम से आए दिन हम राजस्थान के महान व्यक्तियों, वीरों, वीरांगनाओं की चर्चा करते हैं। और हमारे राजस्थान के जो वीर हैं, जो वीरांगनाएं हैं, वो हमेशा प्रातस्मरणीय है। मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि हमारे राजस्थान के शूरवीरों ने अपने खून से इस राजस्थान की धरती को सींचा है और पूरे भारत को बचाया है 500 सालों तक विदेशी हमलावरों से। और हल्दी घाटी के युद्ध में तो महाराणा प्रताप ने अपने एक हाथ से बहलोल खान को उसके घोड़े सहित चीर दिया था। ऐसे दो ही व्यक्ति हुए हैं। एक तो महाभारत युद्ध में भीम हुए हैं, जिन्होंने जरासंध को बीच में से चीर दिया था, और उसके बाद में महाराणा प्रताप हुए हैं, जिन्होंने बहलोल खान को उसके घोड़े सहित तलवार के एक ही वार में काट दिया था। तो ऐसे हमारे वीर योद्धा प्रातः हमेशा स्मरणीय है, आदरणीय है। हालांकि जो वामपंथियों ने इतिहास लिखा है, उस इतिहास में हमेशा अतिशयोक्ति रही है, और हमारे लोगों या हमारे जो वीर योद्धा है, उनका इतिहास कहीं न कहीं बहुत छोटा दिखाया गया है। महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा, बप्पा रावल, उदय सिंह, चंद्रसेन, वीर दुर्गादास राठौड़, देवड़ा चौहान, सोनगरा चौहान, बहुत से ऐसे हमारे वीर योद्धा हैं जिनका इतिहास या इतिहास के पन्ने कहीं खो गए हैं और उनके इतिहास को हमेशा दबा दिया गया है। तो आइए आज की इस क्लास में हम पढ़ते हैं कि राजस्थान के इतिहास का एक ऐसा आदमी जिसे कलयुग का कर्ण कहा जाता है। तो पिछली क्लास में हमने बीकानेर का इतिहास शुरू किया था और उसी क्लास को आज हम कंटिन्यूस करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं कलयुग का कर्ण। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे अपने एक पिता के व्यंग्य के कारण राव बीका ने एक राठौड़ वंश की अलग रियासत की स्थापना कर ली थी, बीकानेर की। तो बीकानेर जोधपुर जितनी बड़ी और उसके बराबर की रियासत थी। तो बीका की मृत्यु हो जाती है 1504 में। बीका की मृत्यु के बाद में बीकानेर का राजा बनता है राव नरा, लेकिन नरा की भी मृत्यु हो जाती है 504 ईस्वी में। सॉरी 505 ईस्वी में। और जब नरा की मृत्यु हुई तो नरा की कोई संतान नहीं थी और नरा का कोई खास इतिहास भी नहीं है जिसे हम पढ़े या जो परीक्षा में पूछा जाए या जिसको हम याद करें। तो राव नरा की जब मृत्यु हो गई तब यहाँ पर बीकानेर में दो लोग थे शासन या राजा बनने योग्य। एक तो था राव गढ़सी, दूसरा था राव लूणकरण। ऐसा कहा जाता है कि ये जो राज्य का जो असली उत्तराधिकारी था वो कौन था? राव गढ़सी था। वो लूणकरण से बड़ा था, लेकिन बीकानेर के जसनाती संप्रदाय के संस्थापक जसनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से राजा कौन बन जाता है? राव लूणकरण। और लूणकरण को ही कहा जाता है कलयुग का कर्ण। तो क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? तो कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? राव लूणकरण को। राव लूणकरण 1505 से 1526 ईस्वी में।
सबसे पहली बात अभी मैंने बताई कि जसनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से लूणकर्ण बीकानेर का राजा बना था। तो पहली बात जसनाथ जी के आशीर्वाद से बीकानेर का राजा बना। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीकानेर का शासक राव लूणकर्ण किसके आशीर्वाद से बीकानेर का राजा बना? तो जसनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से। दूसरा, जब लूणकर्ण बीकानेर का राजा बना तो इसने आसपास के क्षेत्र जीतना शुरू किए, आसपास अपनी टेरिटरी बढ़ाना शुरू किया। तो सबसे पहले इसने नागौर के मोहम्मद खां को हराया। बाद में ये जैसलमेर के रावल जेत सिंह को हराता है। तो राजा बनने के बाद में सबसे पहले इसने नागौर के मोहम्मद खां को हराया और मोहम्मद खां को हराने के बाद जैसलमेर के रावल जेत सिंह को हराया। तो यहाँ तक हम कह सकते हैं कि इसने अपने राज्य का विस्तार किया था। नागौर तक यानी मोहम्मद खां को हरा के और जेत सिंह को जैसलमेर तक हरा के। तो यहाँ पर अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो वो यही है कि किसके आशीर्वाद से राव लूणकर्ण बीकानेर का राजा बना? जसनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से। इसके बाद में ये फतेहपुर के कायम खानियों को हराता है। फतेहपुर वर्तमान में जो सीकर में है, कायम खानियों को हराता है। इसके बाद में अपने राज्य का विस्तार करते हुए राव लूणकर्ण कहाँ पहुंच जाते हैं? हरियाणा के नारनौल के पास पहुंच जाते हैं। और नारनौल में एक जगह है डोसी। तो यहाँ पर डोसी का युद्ध होता है 1526 में। डोसी का युद्ध किसके मध्य होता है? लूणकर्ण वर्सेस अबीमीरा। और ये अबीमीरा कौन है? नारनौल का नवाब। तो 1526 के ढोसी के युद्ध में लूणकर्ण क्या है? मारा जाता है और नारनौल का नवाब अबीमीरा है वो इसको हरा देता है। तो इस युद्ध में लूणकर्ण की मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि जो लूणकर्ण के साथी थे या जो उसके सेनापति थे, उन्होंने इसके साथ विश्वासघात करके वो नारनौल के नवाब अबीमीरा की ओर मिल गए थे, जिसके फलस्वरूप डोसी के युद्ध में लूणकर्ण हार जाता है और इसमें इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि डोसी का युद्ध कब हुआ और किन किन के मध्य हुआ। इसके अलावा एक लेखक हुए अपने बीटू सूजा। बीटू सूजा की पुस्तक है राव जेत सिरो छंद।
तो बीटू सूजा की पुस्तक है जो राव जेतसिरो छंद। इस राव जेतसिरो छंद में हमें ये प्रमाण मिलता है कि बीटू सूजा ने लूणकर्ण की तुलना कर्ण से की है, इसको कलयुग का कर्ण बताया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि किस पुस्तक के माध्यम से हमें लूणकर्ण का की उपाधि कलयुग की कर्ण मिलती है। तो कौन सी पुस्तक है? राव जेतसिरो छंद। एक और हुए अपने राइटर जय सोम। इन्होंने भी लूणकर्ण की तुलना किससे की है? कर्ण से। इनकी पुस्तक है करमचंद वंशोत्कृतनम। जयसोम की पुस्तक कौन सी है? करमचंद वंशोत्कृतनम। उसमें भी लूणकर्ण की जो तुलना किससे की गई है? कर्ण से। क्योंकि अगर दानवीरता में हम किसी की तुलना करते हैं, किसी को दानी बताते हैं, तो उसकी तुलना हम हमेशा कर्ण से करते हैं कि कर्ण से बड़ा कोई दानवीर नहीं था। उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, या सब कुछ, या जो भी आदमी उससे कुछ मांगने आता, कुछ भी मांगता वो उसको देता था। तो इसीलिए लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा गया है। तो लूणकर्ण की मृत्यु के बाद इसका बेटा है राव जेतसी, वो बीकानेर का राजा बनता है। राव जेतसी। टाइम पीरियड वही 1526 से 41 तक। तो सबसे पहले क्या करता है राव जेतसी? जिसे हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था कि जो खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच, तो उस खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने अपने राजस्थान के विभिन्न रियासतों के राजाओं को पत्र लिखे थे कि आप आइए, मेरी सहायता कीजिए, ताकि हम इन काफिरों को अपने देश से बाहर निकाल सके। तो इस युद्ध में राजस्थान की अलग अलग रियासतों के अलग अलग राजा राणा सांगा का साथ देने गए थे। उसमें से बीकानेर का भी एक राजा था। बीकानेर का राव जेत से अपने पुत्र कल्याणमल को भेजता है। किसको भेजता है? कल्याणमल को। अपने पुत्र कल्याणमल को खानवा के युद्ध में सहायता करने भेजता है। इसको भेजता है, अपने बेटे कल्याणमल को भेजता है, किसकी सहायता करने? राणा सांगा की खानवा के युद्ध में। इसके बाद में 1534 में एक युद्ध होता है, राती घाटी का युद्ध। देखिए, बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। जो हुमायूं था उसके पास दिल्ली और आगरा था, और जो इसका भाई था कामरान, उस कामरान के पास काबुल और कंधार था। तो काबुल और कंधार से ये कामरान अपना साम्राज्य विस्तार करते हुए कहाँ तक बढ़ाता है? भटनेर तक बढ़ाता है, और भटनेर पर अपना अधिकार कर लेता है। और कामरान भटनेर पर अधिकार करने के बाद में ये बढ़ता हुआ कहाँ पर आ पहुंचता है? बीकानेर में। बीकानेर का जो पुराना नाम है राती घाटी, उस स्थान पर आ पहुंचता है। तो राती घाटी में युद्ध होता है किस किस के बीच? राव जेतसी और कामरान।
कामरान कौन है? कामरान है मुगल बादशाह हुमायूं का भाई कामरान। तो इस युद्ध में कामरान को हराता है और राव जेत सिंह की इस युद्ध में जीत होती है। इससे पहले कामरान कहां पर अधिकार कर लेता है? भटनेर पर, जिसे वर्तमान हम क्या कहते हैं? हनुमानगढ़। और कहते हैं कि राव जेत सिंह ने भटनेर को मंगलवार के दिन जीत लिया था, तो मंगलवार के दिन जीतने के कारण भटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया गया था। अब 1541 में एक युद्ध होता है, पाहेबा या साहेबा का युद्ध। तो बीकानेर में जब अपने राव जेत सिंह का शासन था, तो उसके समकक्ष जोधपुर में कौन था? राव मालदेव। राव मालदेव। देखिए, जो राव मालदेव था बहुत ही महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी विस्तार की नीति रखने वाला राजा था। उसने आसपास की सभी रियासतें जीतना शुरू कर दिया। जोधपुर के आसपास जितनी रियासतें थी, मेड़ता, नागौर, अजमेर, खाटू, डीडवाना, और यहाँ करता करता वो कहाँ पर आ पहुंचा? बीकानेर। तो बीकानेर में कौन है? राव जेत सिंह। तो इनके बीच में युद्ध होगा। कब हुआ? 1541 में। और युद्ध का क्या नाम है? पाहेबा या साहेबा का युद्ध। तो पाहेबा या साहेबा के युद्ध में क्या होता है? जो मालदेव वो जीत जाता है और जेत सिंह वो क्या होता है? मारा जाता है। ठीक है। और यहाँ पर किसका अधिकार हो जाता है? मालदेव। मालदेव बीकानेर पर अधिकार कर लेता है। और यहाँ पर अपना एक प्रशासक नियुक्त करता है, राव कुंपा को। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पाहेबा या साहिबा के युद्ध में मालदेव बीकानेर पर अधिकार करके उसका प्रशासक किसको नियुक्त करता है? राव कुंपा को। इससे पिछली क्लासों में हमने गिरी सुमेल का युद्ध पढ़ा था और उस युद्ध में हमने बखूबी जाना था कि राव कुंपा कौन है। तो राव कुंपा के बारे में और जानने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। तो राव जेत सिंह के बाद में राजा बनता है राव कल्याणमल, जो जेत सिंह का पुत्र था। इसका शासनकाल है 74। राव जेत सिंह की जब पाहेबा या साहिबा के युद्ध में मृत्यु हो जाती है, तो उस मृत्यु के बाद इसका बेटा है जो राव कल्याणमल, वो कल्याणमल कहाँ चला जाता है? शेरशाह सूरी के पास। राव कल्याणमल शेरशाह सूरी से सहायता प्राप्त करता है और उसके बाद में जो एक गिरी सुमेल का युद्ध होता है, ईस्वी में, इस गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता कौन करता है? राव कल्याणमल। और इस गिरी सुमेल युद्ध में कौन हार जाता है? मालदेव हार जाता है। और मालदेव के हारने के बाद में कल्याणमल का फिर से बीकानेर पर अधिकार हो जाता है। तो
क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब राव जेत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र कल्याणमल किसकी सहायता से वापस बीकानेर पर अधिकार करता है? किसकी सहायता से कर रहा है? शेरशाह सूरी की सहायता से। इसके बाद में राव कल्याणमल के बारे में ये कहा जाता है कि 1570 में अकबर ने यहाँ पर नागौर दरबार लगाया था। ऐसा कहा जाता कि अकबर यहाँ पर अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर ज़ियारत करने आया था, अपनी कुछ मन्नतें मांगने आया था। तो यहाँ पर नागौर में क्या है, वहाँ अकाल पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर अकाल राहत कार्यक्रम चलाने की आड़ में अकबर क्या करता है, नागौर दरबार लगाता है। और नागौर दरबार का जो वास्तविक उद्देश्य था, जो कथित उद्देश्य है, अकबर ने जो बताया कि हम अकाल राहत कार्यक्रम चलाएंगे यहाँ पर नागौर में, यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है। लेकिन इसका जो वास्तविक उद्देश्य था वो राजस्थान के राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना। तो बीकानेर का पहला राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, या बीकानेर का पहला राठौड़ राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, कौन था? कल्याणमल, प्रथम राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। प्रथम राजा मतलब बीकानेर का प्रथम राजा है ये। वैसे तो अगर राजस्थान का प्रथम राजा पूछा जाए जिसने, या प्रथम वंश पूछा जाए जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, वो कौन सा वंश है? कछवाहा वंश। तो अलग अलग है। बीकानेर में सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला राजा कौन था? राव कल्याणमल। और नागौर दरबार में ही इसने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली थी। नागौर दरबार में जोधपुर का मोटा राजा उदय सिंह आया था, जैसलमेर का राव हरराज भाटी आया था। इन्होंने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और राव कल्याणमल ने खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता करते हुए बीकानेर की सेना का नेतृत्व किया था। तो ये था राजस्थान के एक अलग वंश, राठौड़ वंश के राजाओं के बारे में, जिसे कलयुग का कर्ण कहा जाता है। और उसी वंश के बाद के राजाओं ने विदेशी आक्रमणकारियों, विदेशी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। धन्यवाद।